नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम जो आपका होना है 12 फरवरी में होना है, उसका दोस्तों पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन का होता है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कराने वाले हैं। 11 प्रैक्टिस सेट दोस्तों इससे पहले हम करा चुके हैं। ये 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली के डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसमें दोस्तों महानदी सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महानदी अपना डेल्टा ओडिशा राज्य में बनाती है। इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहाबा के निकट अमरकंटक श्रेणी से होता है। यह ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है और कुल मिलाकर इसकी लंबाई की बात कर लें तो ये 885 किलोमीटर की है। कितनी है? 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, अरावली श्रेणियों का विस्तार राजस्थान में है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। यह सीमित मात्रा में दिल्ली तक फैली है और इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है, कौन सा है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और उसके बाद आ जाता है अफ्रीका, उसके बाद आ जाता है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद अंटार्कटिका आ जाता है और उसके बाद यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़े की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप आ जाता है और सबसे छोटे की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का पूछा गया तो सेकंड नंबर पर अफ्रीका आता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उड़ीसा में। तो यहाँ पर उड़ीसा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है। उस सूची में निम्नलिखित में से किस शहर में इसका स्थान नहीं है? कानपुर, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज है, और आगरा, वाराणसी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.8%, 30.8%, 32.02% और 31.02%। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 31.02%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.2% जनसंख्या नगरों में तथा 68.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, बी ऑप्शन में है कृषि सेवा केंद्रों का
विकास, सी ऑप्शन में है कृषि साख सुविधा और डी ऑप्शन में है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बलिया, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर बलिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ जिले की सीमा उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी और सीतापुर जिले को स्पर्श करती है, जबकि बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो मऊ, बक्सर, सिवान, छपरा, देवरिया आदि से मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वन नाशन से, वनारोपण से, अतिचारण से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मृदा क्षरण को रोकने का एक उपाय वनारोपण है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मृदा क्षरण को रोकने का एक उपाय वनारोपण है, अर्थात अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, जबकि सघन वर्षा, वन नाशक एवं अतिचरण से मृदा क्षरण होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, कैसे की जाती है? कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से और डी ऑप्शन है 7 वर्ष की आयु के ऊपर की जनसंख्या से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की आयु के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है, अर्थात 7 वर्ष से ऊपर के लोग ही साक्षर माने जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और डी ऑप्शन में है राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरित्व ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता है और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं दी थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को था। वह इस आंदोलन में 1833 में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोक। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उत्तरदायित्व विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल
से उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोली गईं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म की अगर बात करें तो 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुई थी। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरंजनानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1863 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडितनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात कर लें तो पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन और पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। किस वर्ष में पारित किया गया आपको बताना है। 1950, 1955, 1988, 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष 1988 में पारित किया गया था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भारत में सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यवसायियों के भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार और रीति से हटाया जा सकता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है ह्यूमरस उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपको बताना है? मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइड का, जैविक कोलाइड का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों जैविक कोलाइड का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ह्यूमरस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, बी ऑप्शन में है यह महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, सी ऑप्शन में है यह भगत सिंह का जन्मदिन है और डी ऑप्शन में यह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और 23 जनवरी 2024 को भारत के देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई। बोस के अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस
दिन को पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जनवरी, 9 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी। तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारत के विकास में प्रभावी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापसी की याद में मनाया जाता है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 दशक से भी अधिक समय बिताया था, जहां उन्होंने सत्याग्रह की नींव रखी और वहां भारतीय समुदायों के खिलाफ भेदभाव को कम करने के लिए काम किया। प्रवासी भारतीय दिवस की स्थापना 2003 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत से अधिक निकटता से जोड़ने के लिए की गई थी। इस दिन उत्कृष्ट प्रवासी भारतीयों का जश्न मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, संक्षिप्त नाम SARAS में मेला में जो अक्सर आयोजित किया जाता है में आर का क्या अर्थ है? इसमें आर का अर्थ आपको बताना है। सुदूर, ग्रामीण, प्रतिगामी, सही। तो यहाँ पर ये इसको मनाया जाता है, बोला जाता है रूरल, यानी यहाँ पर ग्रामीण हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। SARS सारस का मतलब ग्रामीण कारीगर समाज के लेखों की बिक्री है। ग्रामीण कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए भारत भर में कई स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति महिला उद्यमियों के माध्यम से प्रगतिशील त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा द्वारा शुरू किए गए सरस मेला 2023 का अनूठा विषय था। छोटे व्यवसाय मालिकों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रदर्शित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 15 दिनों के लिए 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए। राज्य के दूर दराज के हिस्सों में ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार और गृहिणियां हस्तशिल्प, हथकरघा वस्तुएं, व्यंजनों जैसी स्वदेशी उत्पादों को बेचने के लिए भाग ले रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों मेजबानी कर रहा है तमिलनाडु। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। तमिलनाडु यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का छठा संस्करण 19 जनवरी 2024 से को शुरू हुआ और 31 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। इस वर्ष का KIYG तमिलनाडु राज्य के शहरों यानी चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची में आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट था, 11 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हम करा चुके हैं। अगर आपको उन प्रैक्टिस सेट का लिंक चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएँ, वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं या प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।